हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है, तो ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी विषयों का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र और रसायन शास्त्र के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा पार्ट 1 वीडियो का, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और क्रैश कोर्स डेली रात 8 बजे चलता है, तो अगर आपको फिर से शुरू से पढ़ना है तो क्रैश कोर्स वाले क्लास में आप लोग 8 बजे जुड़ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? इसमें से बताना है कि कौन सर्वाधिक आघातवर्ध है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है पित्तल। तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा होता है? तो जो सोना होता है वो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि एंटी मनी क्या है। जो एंटी मनी है वो आपको बताना है कि क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है यहाँ पे मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एंटी मनी है वो क्या है। तो एंटी मनी क्या है, एक उपधातु है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उपधातु किसे बोलते हैं? तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो एंटी मनी है वो क्या है, यहाँ पे उपधातु है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 3 नंबर की, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? ए ऑप्शन है 22 कैरेट, बी ऑप्शन है 24 कैरेट, सी ऑप्शन है 20 कैरेट, डी ऑप्शन है यहाँ पे 21 कैरेट। तो जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है आपको बताना है। तो शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शुद्ध सोना होता है, जो 24 कैरेट का सोना होता है वो बिल्कुल ही मुलायम होता है, इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। तो आभूषण बनाने के लिए यहाँ पे 22 कैरेट, यहाँ पे जो 22 कैरेट का सोना होता है 22 कैरेट सोना लिया जाता है और प्लस 2 कैरेट यहाँ पे तांबा या चांदी का इसमें मिश्रण मिलाया जाता है ताकि ये जो सोना हो वो कठोर हो जाए, उसके बाद यहाँ इससे आभूषण बनाया जा सके। तो जो शुद्ध सोना होता है उससे आभूषण कभी नहीं बनता है। शुद्ध सोना से आभूषण इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये मुलायम होता है। अगर आपको आभूषण बनाना है तो 22 कैरेट सोना लेना पड़ेगा और प्लस 2 कैरेट क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे तांबा या चांदी, इसमें इसको मिलाना पड़ेगा, तब ये सोना कठोर होता है और कठोर होने के बाद इससे क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है आयरन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अधातु पूछा है कि कौन सा वो अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो अधातु ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा धातु, यहाँ पे अधातु की जगह पे क्या दे देगा, धातु दे देगा, कि वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो जो पारा धातु है वो कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है। अगर यहाँ पे धातु रहता तो यहाँ पे पारा होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अधातु, कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ये जो ब्रोमीन अधातु है ये कमरे के रूम यानी कमरे के जो ताप है उस पे ये द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पूरे 40 प्रश्न देखने हैं, एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आप 5 प्रश्न देखिएगा तो आप 5 ही प्रश्न देख पाइएगा, अगर 40 प्रश्न देखिएगा तो आपको 40 प्रश्न याद हो जाएगा। और आपको जब इसमें से 5-10 भी प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं तो आप उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाइएगा और आप क्या कीजिएगा, बोर्ड में अच्छी मार्क्स ला पाइएगा। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण है कि कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा और ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है सोडियम। तो कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है?
तो जो हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है ये दोनों ही क्या होता है, कार्बन का अपरूप होता है, इसीलिए हम दोनों लिख दिए हैं यहाँ पे कि हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों क्या है, कार्बन के अपरूप है। नहीं तो प्रश्न ऐसे आता है कि हीरा किसका अपरूप है, तो हीरा कार्बन का अपरूप है। फिर दूसरा प्रश्न ऐसे आता है कि ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, इसीलिए दोनों ऑप्शन को हम एक ही में लिख दिए कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, यानी सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे Cu यानी कॉपर, बी ऑप्शन है यहाँ पे Ag यानी चांदी, सी ऑप्शन है यहाँ पे Al यानी एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे Fe यानी फेरस यानी लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। सबसे अच्छा चालक विद्युत का भी होगा जिसका प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, यहाँ पे जो Ag होता है, जो चांदी होता है, जो सिल्वर होता है, वो सबसे अच्छा चालक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। जो फास्फोरस होता है, एक प्रश्न ये भी आता है कि फास्फोरस को किस में डुबा के रखा जाता है। तो फास्फोरस को किस में डुबा के रखा जाता है, पानी में डुबा के रखा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है P4, बी ऑप्शन है P2, सी ऑप्शन है P5, डी ऑप्शन है यहाँ पे P3। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होगा। तो फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, P4 होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, P4। और यहाँ पे देखिए सबसे खतरनाक फास्फोरस क्या होता है, तो जो श्वेत फास्फोरस होता है वो सबसे खतरनाक होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लिथियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा कि लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछ लेता है कि इनमें से किसे चाकू से काटा जाएगा। तो यहाँ पे आप तो सोडियम याद किए होंगे, लेकिन उसमें ऑप्शन में होगा लिथियम, तो आपको पता नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं कि लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो अब आप में कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसका आसानी से आप लोग जवाब दे दीजिएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 0.02%, बी ऑप्शन है 0.03%, बी ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन है 0.003%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 0.04%। तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस कितने मात्रा में पाया जाता है, यानी कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो ये 0.03% पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और एक ये भी प्रश्न आता है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, जो 78% पाया जाता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% पाया जाता है, सबसे अधिक जो गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। जो कार्बन होता है उसका परमाणु संख्या यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और कार्बन को किससे सूचित किया जाता है, तो सी से सूचित किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणु का संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे बताना है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु संख्याओं का यहाँ पे क्या निकालना है, अनुपात आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1:1, बी ऑप्शन है यहाँ पे 2:1, सी ऑप्शन है यहाँ पे 2:3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3:1। तो यहाँ पे देखिए जल में, तो जल का यहाँ पे रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे H2O, जिसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, 2 होता है। तो जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पूछा है
तो हाइड्रोजन 2 पाया जाता है और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 1 पाया जाता है। तो यहाँ पे अनुपात क्या होगा अणु संख्याओं का, तो यहाँ पे देखिए 2:1 होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है यहाँ पे 12। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे C6H12 और O6 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज होता है उसका यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। तो ये भी पूछता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने यहाँ पे परमाणु हैं, तो कार्बन के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 12 हैं, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 6। तो यहाँ पे पूछा है कि कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो कार्बन के यहाँ पे 6 परमाणु हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछता है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, पित्तल किसका मिश्र धातु है। जो पित्तल है यहाँ पे बताना है कि वो किसका मिश्र धातु है। ए ऑप्शन है यहाँ पे Fe और Zn, बी ऑप्शन है यहाँ पे Na और C, सी ऑप्शन है यहाँ पे कि Cu और Zn, डी ऑप्शन है यहाँ पे Ca और Ag। तो यहाँ पे बताना है कि जो पीतल है, तो पीतल तो सबसे पहले क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु है तो ये किससे मिलकर बना होता है, तो जो कॉपर और जिंक होता है, यानी Cu और Zn से ये क्या होता है, मिलकर बना होता है कॉपर और जिंक से। कॉपर को Cu से सूचित किया जाता है और जो जिंक होता है उसको Zn से सूचित किया जाता है। तो जो कॉपर होता है, जो पित्तल होता है वो कॉपर और Zn से मिलकर बना होता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। जो सोना होता है वो घुलता नहीं है जल्दी, लेकिन एक ही विलयन में वो घुलता है। तो उस विलयन का यहाँ पे नाम बताना है कि सोना किस में घुलता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अम्लराज, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोना होता है वो किस में घुलता है। तो सोना किस में घुलता है, तो अम्लराज में घुलता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। इसमें से बताना है कि वो कौन सा तत्व है जो अक्रिय है। अक्रिय किसे बोला जाता है, जो किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है उसे ही अक्रिय बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन अक्रिय है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अक्रिय तत्व है। तो जो यहाँ पे हीलियम है वो क्या है, अक्रिय तत्व है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। ए ऑप्शन है फ्लोरीन, बी ऑप्शन है Na यानी सोडियम, सी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है यहाँ पे 25, डी ऑप्शन है यहाँ पे 24। तो लोहे का परमाणु संख्या यहाँ पे पूछा गया है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। जो बायोगैस होता है जिसे हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं, उसका प्रमुख घटक यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा गैस होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मीथेन गैस, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है, तो बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन गैस होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बायोगैस होता है उसमें सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन गैस पाया जाता है। और जो हमारे घरों में सिलेंडर होता है जिसे हम लोग एलपीजी बोलते हैं, उसका मुख्य घटक कौन सा होता है, तो उसका मुख्य घटक यहाँ पे क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो रसोई घर में सिलेंडर होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। और जो बायोगैस यानी जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन गैस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। जो ये मैग्नेटाइट अयस्क है वो बताना है कि किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है Mg, बी ऑप्शन है Fe यानी लोहा, सी ऑप्शन है Ag यानी चांदी, डी ऑप्शन है यहाँ पे कॉपर यानी तांबा।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटाइट है, जो मैग्नेटाइट अयस्क है वो किस धातु का अयस्क है। तो मैग्नेटाइट यहाँ पे Fe यानी फेरस यानी लोहा, ये लोहा का क्या है अयस्क है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट भी किस धातु का अयस्क है, तो ये लोहे का ही अयस्क है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों किस धातु का अयस्क है, तो लोहे का अयस्क है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और लोहे को किससे सूचित किया जाता है रसायन शास्त्र में, तो Fe से सूचित किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का ईंधन है। जो कोयला है वो बताना है कि किस प्रकार का ईंधन है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है प्राकृतिक स्रोत है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कोयला है वो किस प्रकार का ईंधन है, तो कोयला एक अनवीकरणीय ईंधन है, क्योंकि ये आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनका भंडारण क्या होता है, निश्चित है, ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, इसे हम पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं। तो कोयला एक क्या है, अनवीकरणीय यहाँ पे ईंधन है। और कोयला ये भी प्रश्न आता है कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयले यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो पीट होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है। और सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है, तो पीट होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन अधातु है। ए ऑप्शन है Fe, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है Al, डी ऑप्शन है यहाँ पे Au। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कार्बन। जो कार्बन होता है वो क्या होता है, अधातु होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये तीनों क्या है, यहाँ पे धातु है। यहाँ पे Fe, Al और यहाँ पे Cu ये क्या है, यहाँ पे धातु है। लेकिन जो कार्बन है वो क्या है, यहाँ पे अधातु है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन है जो हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है N2O, बी ऑप्शन है यहाँ पे CO2, सी ऑप्शन है CH4, डी ऑप्शन है यहाँ पे O2। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन है, तो जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो CH4 है, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो जो पदार्थ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। जो अयस्क के साथ अशुद्धि उपस्थित होता है उसे क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है यहाँ पे कचरा। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा। यहाँ पे बताना है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका अणुसूत्र क्या होगा। ए ऑप्शन है H2SO4, बी ऑप्शन है H2H2O3, यहाँ पे सी ऑप्शन है N2O, डी ऑप्शन है यहाँ पे CO2। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका अणुसूत्र यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु होता है जो विद्युत का यहाँ पे सुचालक होता है। जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन अपवाद में एक ऐसा अधातु है जो विद्युत धारा का सुचालक है। ए ऑप्शन है यहाँ पे हीरा, बी ऑप्शन है ग्रेफाइड, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है चांदी। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेफाइड है वो क्या है, अधातु होते हुए भी ये क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत इससे प्रवाहित होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है दूध। तो यहाँ पे देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय,
बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे धातु के जगह पे अगर अधातु दे दे कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होगा, तो अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। जो हमारे शरीर का पीएच मान होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 7 से 7.4 के बीच, बी ऑप्शन है 8 से 8.4 के बीच, सी ऑप्शन है 9 से 9.4 के बीच, डी ऑप्शन है यहाँ पे 7.4। तो हमारे जो शरीर होता है, जो हमारा शरीर है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से 7.4 के बीच में होता है हमारे शरीर का पीएच मान, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा रक्त होता है जिसे हम लोग खून भी बोलते हैं, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान यहाँ पे 7.4 होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। और पानी का पीएच मान क्या होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का वो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा। तो दुनिया का कठोर पदार्थ कौन सा है, तो जो हीरा होता है वो दुनिया का कठोर पदार्थ होता है, और जो हीरा होता है वो अधातु होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हीरा होता है वो कार्बन का ये क्या होता है, अपरूप होता है। यानी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, कॉपर पैराइट किसका अयस्क है। जो कॉपर पैराइट है वो किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है लोहा का, सी ऑप्शन है सल्फर का, डी ऑप्शन है चांदी का। तो कॉपर पैराइट होता है वो किसका अयस्क होता है, तो कॉपर पैराइट यहाँ पे तांबा का अयस्क होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु से क्या बनता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है यहाँ पे उपधातु। आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, शुरू से लेके अंत तक आप लोग प्लीज देखिएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोला जाता है, सोल्डर बोला जाता है। और जितना भी हम आपको प्रश्न करवाते हैं वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण रहता है। तो आप लोगों को एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। और जिन बच्चों को टेस्ट देना है, तो टेस्ट डेली सुबह 5 बजे स्टार्ट हो चुका है, डेली टेस्ट हो रहा है सुबह 5 बजे। तो आप लोग टेस्ट में तो लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सभी विषयों का वहां पे टेस्ट होता है, तो काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए वो टेस्ट। तो आप लोग टेस्ट में जरूर आइए 5 बजे सुबह में। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ पे बताना है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है गोल्ड यानी सोना, सी ऑप्शन है जिंक, डी ऑप्शन है लोहा। तो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो जो गोल्ड यानी जो सोना है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसीलिए जो सोना होता है वो जल्दी से खराब नहीं होता है। तो यहाँ पे वो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो जो गोल्ड यानी सोना है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 33 नंबर, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। जो बॉक्साइट अयस्क है वो किस धातु का अयस्क है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लोहा, बी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है सोना। जब हम बॉक्साइट का निष्कर्षण करेंगे तो कौन सा धातु मिलेगा यहाँ पे आपको बताना है। तो बॉक्साइट का जब हम निष्कर्षण करेंगे तो हमें कौन सा धातु मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। यानी जो एल्यूमिनियम है अयस्क है वो यहाँ पे जो बॉक्साइट अयस्क है वो किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण से जमता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किसके कारण से जमता है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है निर्जलीकरण, डी ऑप्शन है जलासन। तो यहाँ पे बताना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जब आपके हाथ टूट जाता है
तो वहां पे जो प्लास्टर लगाया जाता है, अगर किसी व्यक्ति का हाथ टूटा हो उस पे आप लोग देख सकते हैं कि जो उजला वाला प्लास्टर लगाया जाता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण से जमता है, तो जलासन के कारण से जमता है। जब उसमें जल मिलाया जाता है तभी वो जमता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है, जो धातु होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, बी ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो धातु होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पे अधातु दे दे कि अधातु की प्रकृति कैसी होती है, तो अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन धातु क्या होते हैं, तो विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है यहाँ पे नीला। तो श्वेत जो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है उसका रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है चांदी। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो सोडियम होता है वो अत्यंत अभिक्रियाशील होता है, वायु से भी ये अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसीलिए इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है सोडियम को, ताकि इसका संपर्क ऑक्सीजन से न मिले, ऑक्सीजन से इसका संपर्क टूट जाए और सोडियम सुरक्षित रहे। तो इसीलिए किसको यानी सोडियम को किस में डुबा के रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फास्फोरस होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है, तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। जो लोहा होता है उसको अगर जंग से बचाना है तो उस पर किसका लेप लगाया जाता है। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है फास्फोरस का, डी ऑप्शन है जिंक का। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लगाया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिंक के लेप लगाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो गैल्वेनीकरण बोला जाता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है यहाँ पे अम्लराज। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किस विधि से किया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है हाथ से चुनकर, बी ऑप्शन है निछालन विधि से, सी ऑप्शन है फेन उत्प्लावन विधि से, डी ऑप्शन है यहाँ पे निस्तापन विधि से। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि पुरुष में लिंग गुण सूत्र होता है। जो पुरुष का लिंग गुण सूत्र होता है वो आपको बताना है। यहाँ पे ए ऑप्शन है एक्स एक्स, बी ऑप्शन है यहाँ पे वाई वाई, सी ऑप्शन है एक्स वाई, डी ऑप्शन है यहाँ पे वाई एक्स। तो जो एक ऑप्शन इसमें से सही है वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा। अपने दोस्तों भाई बहन के पास जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। और सुबह 5 बजे टेस्ट होता है तो टेस्ट में आप लोग तो आना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। परीक्षा में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं तो इसीलिए आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट एंड बाय।